असल में इंग्लैंड में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जॉन मेजर। जॉन मेजर जो था वो पीएम था वहाँ का। ये मामला है 1991 का। ये दौर है भारत में उदारीकरण का। इसने सिटीजन चार्टर शुरू किया इंग्लैंड में, यानी दुनिया में अगर कोई देश है तो सिटीजन चार्टर शुरू करने वाला इंग्लैंड है। ठीक है। 1991 में एक प्रकार से कहा जाए कि जो सार्वजनिक सेवा में, देखो ऐसा है ना, जब ये नहीं था, सिटीजन चार्टर जब नहीं था, मान लो इंग्लैंड में कब, 1991 में जॉन मेजर प्राइम मिनिस्टर था, सिटीजन चार्टर को लाया। क्यों लाया? ऐसा नहीं था कि 1991 के पहले वहां के नागरिकों का काम ही नहीं होता था। सार्वजनिक कार्यों में गुणवत्ता कैसे भरी जाए। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों की पढ़ाई में क्वालिटी कैसे भरी जाए, आपकी पर्सनालिटी में क्वालिटी कैसे भरी जाए, इसके लिए बीच में रद्दो बदल आते रहते हैं। तो 1991 इंग्लैंड तो बहुत पुराना देश है, भारत भी बहुत पुराना देश है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उसके पहले भी तो रहा ना 1991 के। तो 1991 में जॉन मेजर को क्यों सूझी कि सिटीजन चार्टर लाना चाहिए? इसलिए सूझी कि सार्वजनिक कार्यों में गुणवत्ता कैसे भरी जाए, और सार्वजनिक कार्यों में गुणवत्ता भरना शासन की ड्यूटी है। ठीक। तो उन्होंने इसको लेके आए। अब 1991 में उदारीकरण आया। उसी दौर में भारत के पास तो मतलब बोरा भर भर की चुनौतियां थी, कुंतलों में चुनौतियां पड़ी थी। 1997 में आपको अच्छी तरह अगर आइडिया होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब को प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में ये वाला मुद्दा लाया गया, केंद्र शासित प्रदेशों के और सब कहीं जहां जहां दो ही जगह तो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरीज एंड जो स्टेट है, इनके चीफ मिनिस्टर्स का एक कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली में। तो उसमें यह मुद्दा आया पहली बार मई 1997 में, मई 1997 में। क्या कि हमारे यहां भी यार सिटीजन चार्टर होना चाहिए। सिटीजन चार्टर से पहले भी गवर्नमेंट सिटीजन सेंट्रिक ही थी, लेकिन उसमें क्वालिटी कैसे इंप्रूव किया जाए। ठीक है ना। क्वालिटी इंप्रूव यानी सार्वजनिक सेवाओं में गुणवत्ता भरने के लिए सिटीजन चार्टर आना चाहिए, लाना चाहिए। अब इसकी जो दास्ता है उसको जब आप थोड़ा बढ़िया से पढ़ लेंगे तो सिटीजन चार्टर और गवर्नेंस का जो संबंध है और संविधान के साथ इसकी जो गुरुत्वीय शक्ति है उसका अंदाजा मिल जाएगा। ये संविधान का विषय नहीं है, मतलब संविधान, लेकिन संविधान का अपना जो विधान है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक यानी कि जनता है ना। भाई संविधान में नागरिक इंपॉर्टेंट है कि सरकार? रूलर से ज्यादा जनता इंपॉर्टेंट है ना। हम भारत के लोग, प्रस्तावना पढ़ो ना। हाँ, सिटीजन चार्टर्स के अगर आप कंपोनेंट्स को देखें, जब भी आप एग्जाम में लिखें नंबर कैसे ज्यादा पाएं। ठीक है। तो आपने एक कंपोनेंट क्या किया, पहला कंपोनेंट क्या बताया?
विजन, ठीक, एक एक लाइन पकड़ो, विजन है ना, और दूसरा क्या है? हाँ, सर्विस स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस। आप समझे ना, जो सर्विस आप दे रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। इसके कंपोनेंट में स्टैंडर्ड और प्रोसेस है। और आफ्टर ऑल थर्ड वाला क्या है? शिकायत जो है निवारण का तंत्र कैसा है। मैंने आपको बोला था कि जब आप काम नहीं करेंगे तो शिकायत जाएगी। एक तरफ तो काम नहीं हुआ, इससे सिटीजन को नुकसान हो रहा है, नागरिक क्या हो रहा है, काम नहीं होने से हताहत है ना, परेशान है। ऊपर से शिकायत करने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, तब तो डबल परेशानी ले ली है ना उसने। तो अगर आपका शिकायत जो निवारण तंत्र है वह स्टैंडर्ड का नहीं होगा, वह अच्छा नहीं होगा, उसका मैकेनिज्म अच्छा नहीं होगा, तो सिटीजन दो तरफ से मारा जाता है। एक तो आपने देखा कि आपने क्या विजन है भैया, सिटीजन चार्टर का कोई विजन है ना, उसका एक कंपोनेंट क्या है? विजन। क्या दृष्टि है आपकी, कैसा दृष्टिकोण है आपका? आपका दृष्टिकोण है सर्विस में क्वालिटी भरना, सर्विस में क्वालिटी भरना। ये आप इस विजन से काम कर रहे हैं, तो फिर आप इस विजन को प्राप्त करने के लिए एक स्टैंडर्ड और प्रोसेस भी तो रखेंगे। किस स्टैंडर्ड पर ये सर्विस बनी मिलेगी लोगों को ठीक से, क्वालिटी वाली, और किस प्रोसेस से गुजर करके। और आपने माना इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसको किया, लेकिन आपके पास इतना भी अति विश्वासी मत होइए कि आप कोई गलती नहीं करेंगे। माना अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो जो शिकायत आई, क्योंकि कोई ना कोई शिकायत करेगा कुछ ना कुछ, तो उस शिकायत में आप निवारण के लिए कोई तंत्र भी है ठीक से आपके पास। तो दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ सिटीजन चार्टर। विजन, प्रोसेस और ये स्टैंडर्ड, एंड लास्टली ग्रीवेंसेस के निपटाना। ये लोगों का नजर क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे आपका इसी को कह दें सिविल सर्विसेज क्रैक, यानी सिविल सर्विसेज को हमको क्रैक करना है, सेलेक्ट होना है, क्रैक करना है इसको। तो आपका विजन क्या है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, और आप किस स्टैंडर्ड और किस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं आप। और माना ये स्टैंडर्ड और प्रोसेस में कोई कमी है, क्यों, यहां पे कोई कमी चल रही है, तो इस कमी को लेकर के दूर किया जाएगा, है ना। तो दूर कैसे करेंगे, जब आपका निवारण तंत्र अच्छा होगा। क्यों, आपका निवारण तंत्र अच्छा होगा तो विजन क्लियर हो, किस स्टैंडर्ड पे पढ़ रहे हैं, और शिकायत को लेते गए। जैसे हमने आपको शिकायत ही की है 3 मिनट को प्रोग्राम को लेकर, है ना, लेकिन साथ में हमने ये कहा कि हम टेस्ट लेते रहेंगे, क्योंकि टेस्ट जो है हमारे तंत्र का हिस्सा है। भाई स्टूडेंट एक थोड़ी है, एक स्टूडेंट भी आना चाह रहा है तो उसका क्यों नुकसान करना, हाँ, क्यों, एक स्टूडेंट का भी क्यों। तो अगर मान लो वही एक स्टूडेंट आया और शिकायत किया कि सर टेस्ट नहीं हुआ सर, तो हमने कोई बात नहीं बेटे, पेपर बना है, आओ 4 बजे टेस्ट लेते हैं, शिकायत दूर हो गई। तो आपका तंत्र क्या हुआ, स्ट्रांग हुआ।
आपने शिकायत आया कि सर हमारा नल का कनेक्शन नहीं लगा 15 दिन से, उसने फटाक से एक मेल लिखा कि जवाब दो यार, इस क्यों नहीं 15 दिन से लगा, 15 दिन लग जाना चाहिए। बोले सर इन्होंने आधार कार्ड नहीं लगाया था, एड्रेस कंप्लीट नहीं था सर, और ये पेपर दे के गए, फिर वो आए ही नहीं 15 दिन। इनको हमारे पास भेजिए सर, कार्ड लगा दें, तुरंत इनका कर देंगे। अब आपने उस आदमी को कहा कि तुम वहीं जाओ अपना आधार कार्ड लगाओ, समस्या का, तो आपका शिकायत तंत्र कैसा हुआ? हाँ, अच्छा हुआ ना? तो शिकायत तंत्र भी ठीक रहे। अरे जाओ यार देखेंगे, हाँ शिकायत करने गए, क्या है 15 दिन से हमारा लाइट का कनेक्शन कटा है, लगा नहीं, लग जाएगा। लालटेन है कि नहीं घर में? हाँ हाँ, अरे मिट्टी का तेल ले कुछ दिन और लालटेन जलाओ, जला ही तो रहे होगे, इमरजेंसी लाइट। अरे कैसे चार्ज होगा? सोलर वोलर नहीं लगाए हो कुछ? हाँ आजकल चल रहा है सोलर का, सुरती खाते हो? ऐसे रगड़ रगड़ के पूछेगा, ये शिकायत तंत्र है, ये एक और तनाव दे देगा। तनाव दिया ना उसको। आगे लिखो, भारत में नागरिक चार्टर, सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर्स इन इंडिया। सिटीजन चार्टर्स इन इंडिया लिखो। भारत में, या ऐसा लिखो, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर वाज फर्स्ट अडॉप्टेड। लिखो, भारत में नागरिक अधिकार पत्र की अवधारणा पहली बार 1997 में in India the concept of citizen charter was first adopted at conference of chief ministers of various states and union territories held in May 1997 in Delhi. पहली बार 1997 में दिल्ली में आयोजित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया था। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सिटीजन चार्टर पहली बार मई 1997 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया था। लाइन बदल दें। A major outcome of the conference was a decision to formulate citizen charters by the central and state governments कर लीजिएगा, बाई गवर्नमेंट्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। आज भी उसका पेपर है क्या मिहिर का? अच्छा ठीक। सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नागरिक अधिकार पत्र तैयार करने का निर्णय था। इस सम्मेलन में एक डिसीजन ये था इंपॉर्टेंट तौर पे कि इसको सिटीजन चार्टर को तैयार किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेशन formulation and operationalization of citizens charter are done by
डन बाई, हिंदी में लिख बेटा, नागरिक अधिकार पत्र के समन्वय, निर्माण और संचालन का कार्य, ये डिपार्टमेंट जो बताने जा रहा हूं इसको दिमाग में रखना, संचालन का कार्य डन बाई द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इसको ब्रैकेट में लिखिए DARPG, DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये किसके अधीन होता है बच्चा, ये मिनिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट? ये डिपार्टमेंट सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रहता है और स्टेट में चीफ मिनिस्टर के अंडर में। मीटिंग कौन ले रहा था? हाँ, प्राइम मिनिस्टर। मीटिंग किसकी हो रही थी? सीएम की। तो सीएम के अंडर में ही ये डिपार्टमेंट था और पीएम के अंडर में ही ये डिपार्टमेंट था। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या लिखा आपने, नागरिक अधिकार पत्र के समन्वय, निर्माण और संचालन का कार्य प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया जाता है। हाँ, ठीक है। और लास्ट एक और थोड़ा लिखिए, द DARPG, अब हम इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है। द DARPG वेबसाइट लिस्ट है उसकी, मोर देन 700 चार्टर्स adopted by, more than 700 charters adopted by various government agency across India. DARPG वेबसाइट भारत भर में विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा बनाए गए 700 से अधिक अधिकार पत्रों को, नागरिक अधिकार पत्रों को सूचीबद्ध करती है। ठीक है ना, 700 प्रकार के काम हैं, जैसे हम पानी बिजली सब उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं। अब लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर, हेडिंग बनाइए, प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर। प्रिंसिपल इसको बोलेंगे नागरिक अधिकार पत्र के सिद्धांत, है ना। नागरिक अधिकार पत्र का जो सिद्धांत है वो बच्चा कुछ टर्म्स में देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहला क्या है, क्यों लाया गया था। अगर जॉन मेजर ने, आपको याद होगा, जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, वो क्या बोल के लाया था इसको, वो बोला था जो पब्लिक सर्विस है उसमें क्या भरेंगे, क्वालिटी भरेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत इसका क्या है, क्वालिटी। लिखो, क्वालिटी यानी गुणवत्ता की बात की गई, ठीक है ना। सबसे पहला सिद्धांत है इसका क्वालिटी, ठीक। तो इसको लिख लीजिए, इसी क्वालिटी के आगे लिखिए इंप्रूविंग सर्विस क्वालिटी, सेवा की गुणवत्ता में सुधार, उसमें लिख लीजिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार। अब दूसरा लिखिए, लिखिएगा चॉइस,
है ना। एक प्रकार से इसको विकल्प भी बोल सकते हैं, चॉइस, है ना। क्या चॉइस? वेयर लिखें, वेयर एवर पॉसिबल, जहां भी संभव हो। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड को क्या लिखेंगे? वही मानक हो गया, है ना। आगे लिखें वैल्यू। स्टैंडर्ड का मतलब एक लेवल पे सर्विस को स्टैंडर्ड देंगे, एक लेवल पे स्टैंडर्ड के साथ सर्विस देना, मतलब, हाँ, ठीक है। लिख सकते हो कि स्पेशली मेंशन सर्विस प्रोसीजर, स्टैंडर्ड में लिख सकते हो स्पेशली मेंशन सर्विस प्रोसीजर, समझे। सर्विस को कैसे दोगे वो बता दो उसमें। वैल्यू, मूल्य, इसमें आया स्टैंडर्ड, इसमें आएगा वैल्यू, ठीक है। इसका सिद्धांत यह है कि हम क्या क्या करते हैं, नागरिकों से टैक्स लेते हैं। गवर्नमेंट के खजाने में जो पैसा होता है वो किसका पैसा है? हाँ, टैक्स पेयर्स का है। कह रहा हमारा है, हाँ ठीक है, उसी का है, थोड़ा सा भी कम दे रहा है। हाँ, अभी स्थिति ठीक नहीं है इसलिए कम दे रहा है, कमाएगा तो और देगा। तो स्टैंडर्ड क्या है उसका, वह उसकी क्या वैल्यू क्या है? एक प्रकार से देखा जाए टैक्स पेयर्स से पैसे से आता है उसका, गवर्नमेंट के खाते में, और गवर्नमेंट के पैसा जनता का पैसा है। तो इसमें यह कहा गया कि आप चीजें कैसे चलाते हो। भाई यू आर ए रूलर, रूल चलाते हो, आप जनता को शासित करते हो, जनता के पैसे से सुख सुविधा भी तो भोगते हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर किसके पैसे से आना जाना करते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं? भाई वो भी तो सर्विस ही दे रहे हैं ना। तो सर्विस के बदले में उनको अकोमोडेट किया जा रहा है, हॉस्पिटलिटी मिल रही है ना उनको, बड़े बड़े विमान, बड़े बड़े सिपाही, सुरक्षा, ये सब चीजें उनको मिली हुई है ना। तो पैसा किसका खर्च हो रहा है? टैक्स पेयर्स का। तो नागरिक अधिकार पत्र में कहा गया कि प्रभु पैसा तो आता है टैक्स पेयर से, ठीक है। टैक्स पेयर का यहां मतलब इनकम टैक्स ही मत समझना। मैगी खरीदने वाला एक गरीब आदमी भी टैक्स ही देता है। बहुत लोगों के गलत फहमी रहती है कि हमारे पैसे से गरीबों को मुफ्त में ये दिया जाता है, वो दिया जाता है। तो मैं उनके थोड़ा कान में कड़ुआ तेल डाल के यह बात सुनाना चाहता हूं कि आप बहुत तुर्रम खा नहीं हैं, बकवास कम किया कीजिए। आप टैक्स पेयर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इस देश का हर व्यक्ति टैक्स पेयर है। हम इनकम टैक्स पेयर नहीं बोल रहे, टैक्स पेयर बोल रहे हैं। एक गरीब आदमी भी पेंसिल लेने जाता है अपने बच्चों को लिखने के लिए ना, वो जीएसटी दे के आता है। आप मैगी खरीदने जाते हैं ना, बिना टैक्स की नहीं है वो। समझ गए कि नहीं? आपकी थाली में जितना व्यंजन है वो बिना टैक्स के नहीं है। आप जो सांस लेते हैं उसका भी टैक्स ही समझिए लगा हुआ है। यहां का हर गरीब, हर व्यक्ति टैक्स पेयर है। मात्रा कम हो सकती है बट टैक्स देता है।
तो जो लोगों की गलत फहमी है, अरे यार जीएसटी तो देता ही है, जो भी खरीदो जीएसटी है ऑलमोस्ट। हाँ, ये जो पैनल है ये जीएसटी नहीं लगा है, 40-50 हजार तो जीएसटी लगा है इसमें। एक कुर्सी, ये टीवी, कैमरा, अरे हमारी लाइफ ही जीएसटी से बनी है, सर से पैर तक जीएसटी जीएसटी जीएसटी, समझ गया ना। ये मजदूर जो 400 की दिहाड़ी करता है ना, ये भी जीएसटी देता है। अरे जो खरीदता देगा ना उसपे, तो टैक्स पेयर सब हैं, कम हैं, ज्यादा हैं, अलग बात है। तो कई लोगों की गलत फहमी रहती, हमारे टैक्स के पैसे को फालतू। अच्छा, तुम ही देते हो क्या टैक्स? टैक्स सब देते हैं। नागरिक अधिकार पत्र उसी टैक्स पेयर्स की सुविधाओं को ध्यान में रख करके लाया गया। क्या बोला? सर्विस में क्वालिटी देंगे, एक सिद्धांत। सर्विस स्टैंडर्ड पर देंगे, सर्विस का प्रोसेस रखेंगे, प्रॉब्लम हुआ, शिकायत आए तो निवारण तंत्र बनाएंगे। आपको हम अधिकार देंगे महाराज, पानी, बिजली, फलाना ढिमका, दौड़िए मत, बस सब देंगे आपको। आप कागज पत्री लगाइए, सब मिलेगा आपको। आप जरा कल्पना करिए, जिस इंग्लैंड का आप, मतलब जिस इंग्लैंड का आप बड़े चाव से, बड़े भाव से, बड़े आंखें फाड़ फाड़ के उसकी सड़कियां निहारते हैं, उसकी बिल्डिंग, उसका आदमी आ जाए तो और ज्यादा, इतना गोरा। वहां पर भी चेला 1991 के पहले सिटीजन चार्टर नहीं था। ये तो वहां का प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर था जो उसने इनिशिएटिव लिया। आप जरा कल्पना करिए कि जिसके यहां 1215 में मैग्ना कार्टा आया हो, जहां हम फंडामेंटल राइट का इनिशिएटिव देखते हैं, 1215, 2024 में चल रहे हो तुम, गिन लेना पूरा। उस देश में भी सिटीजन चार्टर की नीड थी। 1991 में जॉन मेजर लेके आया उसको, क्या कहकर कि हमें सिटीजन को जो सर्विस देनी उसमें क्वालिटी भरनी है। क्यों क्वालिटी भरनी है? उसको क्वालिटी की क्यों चिंता है? क्वालिटी की चिंता इसलिए है कि इंग्लैंड की जनता के पैसे से तो इंग्लैंड चलता है ना, और जनता परेशान तो फिर भाई सरकार हमारे पैसे से चलती है, सरकार हम परेशान रहें, दफ्तरों के चक्कर काटें, आज डीएम साहब नहीं मिले, आज फलाना साहब नहीं मिले, पानी वाला नहीं, नक्शा पास नहीं हो रहा घर का, तो ये दफ्तर बनाया क्यों? ये जो लाख लाख रुपए सैलरी लेते हैं, कार से चलते हैं, ये किसके पैसे से चलते हैं? बोले सिटीजन, ये जो नागरिक है इनके, ये टैक्स पेयर है, इनके पैसे से। बोले इनको सुविधा दो। सुविधा ही मत दो, क्वालिटी भी दो, स्टैंडर्ड भी बताओ, शिकायत हो तुरंत दूर करो, मैकेनिज्म सही करो। इंग्लैंड में चेतना और पॉपुलेशन, यानी कि जो अवेयरनेस और जो पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट अवेयरनेस ज्यादा और पॉपुलेशन कम। ये थोड़ा सहमत होंगे भारत की तुलना में कि भाई भारत की तुलना में पॉपुलेशन तो कम है ही, लेकिन अवेयरनेस ज्यादा होगी। क्यों? यानी अवेयरनेस ज्यादा है तब भी नागरिक अपना अधिकार तो जान ही रहा ना। अरे यार हम नहीं जानते, पढ़े लिखे इतना आदमी, हमारा अधिकार क्या है? बावजूद इसके वहां सिटीजन चार्टर 1991 में आया, इतने सब के बाद भी
जो आदमी 1215 में फंडामेंटल राइट समझ रहा हो, ये बात और है कि हमारे यहां फंडामेंटल राइट की धज्जियां उड़ाई उसने। ये तो बाद में हम 26 जनवरी 50 को लाए अपना फंडामेंटल राइट। लेकिन वहां पर भी सिटीजन चार्टर लाया गया कि भैया जिस टैक्स पेयर से पैसा लेते हो उसको क्वालिटी सर्विस दो। और हमारे यहां पार्लियामेंट्रियन हो, विधायक हो, मिनिस्टर हो, अधिकारी हो, जनता का पैसा डकार रहा है और जनता को परेशान कर रहा है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? वजह क्या है? एक बड़ी वजह है जनता की जागरूकता में कमी। जनता की जागरूकता में कमी। और जनता जागरूक होगी तो कहेगा हम टैक्स देते हैं, क्या करते हो तुम? तुम्हारी सैलरी तुम्हारे प्रॉपर्टी बेच कहती है, करो काम, चलो करो काम। पता नहीं आपको सिटीजन चार्टर में क्या लिखा है? 700 प्रकार का काम लिखा है, बिजली पानी सब लिखा है। नक्शा पास करने में काहे डेढ़ महीना लगाएगा? पास करो इसे, फीस जमा है ना। छुट्टी पे आप रहे, नुकसान हमारा हो। कौन है डिप्यूटेड अफसर? लगाओ भैया उसको। आप दफ्तर से चले जाएंगे, दफ्तर बंद हो जाएगा, कोई और तो काम करेगा। काम कीजिए, आप तय समय सीमा में काम कीजिए, नहीं आपके खिलाफ हम शिकायत करेंगे। 1997 में आप सिटीजन चार्टर लेके आए, 2005 में क्या लेके आए? राइट टू इंफॉर्मेशन। यह भी एक हथियार ही तो हुआ ना। बताओ क्या किए हो, हम तुम्हारे काम में झांकेंगे। सिटीजन चार्टर काम की गुणवत्ता है, राइट टू इंफॉर्मेशन झांकने का अधिकार है। हम झांकेंगे, खिड़की खोलो, क्या कर रहे हो तुम कमरे में? बोले आपका काम कर रहे हैं, वही तो मैं देख रहा हूं कितना किए हो। क्यों आया ये? क्यों आया? देखो बच्चा, कुछ चीजें आप नहीं लाएंगे तब भी आ जाएंगी। सरकार अगर सोचे कि हम कुछ चीज नहीं लाएंगे तब भी जनता ले लेगी। आप समझे ना? क्योंकि जनता तब लेगी जब जनता लेने लायक हो जाएगी। सरकार बहुत दिनों तक कुछ देने से मना नहीं कर सकती। आप छीन लेंगे, आप ले लेंगे। संविधान अमेरिका का जब संविधान आया, जॉर्ज वाशिंगटन पहले प्रेसिडेंट थे वहां के, है ना। ये आप देखेंगे तो 18th सेंचुरी की लास्ट की बात कर रहे हैं आप। 1789 वगैरह के दौर को देखेंगे, उस समय के, मतलब लास्ट डिकेड समझिए चल रहा था जब अमेरिका का संविधान आया था ना चेला। तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं था। अमेरिका के संविधान में जुडिशियल रिव्यू की चर्चा नहीं थी। इसको बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 13 में लिखा है। 1815 आते आते अमेरिका के संविधान में जुडिशियल रिव्यू डाला गया 1815 के आसपास में। जुडिशियल रिव्यू उसमें लिखा, यानी जुडिशियल रिव्यू अमेरिका के संविधान में अमेंडमेंट के तहत आया, हमारे में मूल में ही है। लेकिन वहां की सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा? वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा? ये लाया गया अलग बात है, नहीं होने के बाद भी
जुडिशियल रिमूव की पावर वहां के सुप्रीम कोर्ट को ही था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, लिखा हो या ना लिखा हो, काम तो हमारा ही है। क्या समझे, लिखा हो या ना लिखा हो, काम हमारा ही है। जब संविधान को हम बचाएंगे तो संविधान की सुरक्षा के लिए रिमूव हम करेंगे, चाहे संविधान में लिखा हो या ना लिखा हो। आप समझेंगे नहीं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट क्या है, संविधान की संरक्षक है। हम कह रहे हैं आर्टिकल 13 नहीं होता ही ना, तब भी क्या हमारी विधायिका कोई कानून ऐसा बना देती जो संविधान का उल्लंघन होता और सुप्रीम कोर्ट चुप रहता? नहीं, ये ऑटोमेटिक समझ लो, ऑटोमेटिकली। अगर मैं अपने बच्चे को के प्रति जिम्मेदार हूं तो ऑटोमेटिकली पावर है कि अगर वो सिगरेट पिएगा तो हम थप्पड़ मार देंगे। यह लिखने की जरूरत नहीं है। हम अगर उसके प्रति जिम्मेदार हैं तो उसके गलत कृत्यों पर उसको दंड दे देंगे। भले ही जुडिशियल रिव्यू संविधान में ना लिखा गया हो, लेकिन अगर संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है तो विधायिका अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो उस संविधान को इनक्लोज करता, नुकसान पहुंचाता है, तो उतना अबॉर्ट कर देगी। 13 की जरूरत नहीं है। हालांकि बाद में 1815 के टाइम में अमेरिका के संविधान में इसको डाल दिया गया। हमारे संविधान में शुरू से ही है। एक एक्सप्लेनेशन के साथ आपने आर्टिकल 13 को देखा होगा कि काफी अच्छा तरीके से प्रस्तुत है। लेकिन मेरा ऐसा मत है कि सुप्रीम कोर्ट ये 13 आर्टिकल नहीं भी होता तब भी उसको ये पावर थी। हर चीज लिख के ही नहीं होगा। पिता और पुत्र के बीच में या संतान के बीच में अनुबंध नहीं होते हैं। 11 बजे लेट आओगे, तुरंत क्वेश्चन खड़ा हो जाए, कहां थे। इसका कोई विधान संविधान नहीं है। हमारा घर अलिखित संविधान से चलता है। और उस घर के गार्जियन को, अगर वो पिता, गार्जियन जनरली पुरुष प्रधान समाज में हम इसी को स्वीकार कर लेते हैं, पिता का है तो पिता क्वेश्चन उठा देगा, आप कुछ कर नहीं सकते, और अमेंड कर देगा, खबरदार कल 8 बजे के बाद अगर तुम घर आए तो। तो जो ये टैक्स पेयर्स है ना, टैक्स पेयर खुद ही अपना अधिकार छीन लेता है। समझे ना, कोई जरूरी नहीं कि हर कानून देगी सरकार। टैक्स पेयर अपना कानून, अपना अधिकार स्वयं छीन सकती है। जब सिटीजन चार्टर नहीं था, अरे चलो है, अब 97 में आ गया, नहीं था, आप घर का नक्शा पास कराने गए हो, 4 बार चक्कर लगवाया हो, लेकिन करना तो पड़ा है ना उसको। राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं था, तब भी तो काम करना पड़ता था ना। यह सब किस लिए आया? कार्य में गुणवत्ता के लिए, कार्य में गति के लिए, और टैक्स पेयर्स को उसके हिस्से की सुविधा उसके पास आसानी से पहुंचा दिया जाए। यही लेन देन है। हमसे वोट लीजिए, हमसे टैक्स लीजिए। हमसे मतलब सबसे। फिर मैं क्लियर कर दूं, केवल इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी सब दे रहा है। एक गरीब से गरीब आदमी भी दे रहा है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी में लिखें एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यू के बाद क्या है चेला? अकाउंटेबिलिटी। देखो यार, अकाउंटेबिलिटी शब्द जो है ना, बहुत सही वर्ड है ये चेला। एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी गड़बड़ हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी में खतरे नहीं है। शब्दांशतः, अक्षरशतः अनुपालन।
हमने कहा 6:30 क्लास हाई, 6:31 नहीं है वो, अक्षर सतह ऐसे ही बोल रहे हैं, हैं? 1 किलोमीटर पैदल आती है ना सुबह तुम? हाँ। चलो लिखो, एक लास्ट लिख लो, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इज द रूल्स, कामा स्कीम्स, प्रोसेस, सॉरी प्रोसीजर्स कर दो, ग्रीवेंसेस, नियमों ऑब्लिक योजनाओं ऑब्लिक प्रक्रियाओं ऑब्लिक शिकायतों में पारदर्शिता। ठीक है, शिकायतों में पारदर्शिता, ये क्या हुआ? लास्ट में लिख लो, द चार्टर इज द डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट The charter is the declaration of commitment to superiority in service to customers of the department. चार्टर है ना, सर्विस टू कस्टमर तक लिख सकते हो, आगे डिपार्टमेंट हटा सकते हैं। लिखो चार्टर यानी नागरिक या अधिकार पत्र, इतना लिख सकते हो। ग्राहकों को सेवा में श्रेष्ठता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा है। ठीक है ना, नागरिक अधिकार पत्र ग्राहकों के को सेवा में श्रेष्ठता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा है। इसको लिखो सेवोत्तम मॉडल कह सकते हैं, सेवोत्तम मॉडल, सेवोत्तम SEVOTT तम मॉडल, ये बोल सकते हो, सेवोत्तम मॉडल। ठीक है, आया समझ में कुछ? इसमें थोड़ी सी बातें हैं भी। आज एक आर्टिकल भेजेंगे, आप लोग पढ़ लेना उसमें